सर सर बता पढ़ा था। ऐसे पढ़ने का फायदा थोड़ी ना है। जो पढ़ो उसको तो सीखो, टाइम का यूटिलाइज करो। हाँ भाई तुम बताओ क्या पढ़े हो? हाँ, फिजिक्स में बायो, केमिस्ट्री छोड़ दिया? क्यों? और पीछे कर लेना है उसको नहीं? कुछ तो पढ़ता। बैठ तो भाई। हाँ हाँ, क्या पढ़ के आया? बीमार पड़ गया? मुझे लगा डिजीज वगैरह पढ़ के आया। बायो में वो भी तो है। चल बैठ जा, ठीक है अभी। अभी सही है? क्यों, खाना पीना सही नहीं मिला क्या? क्या दिक्कत हुई, तबीयत कैसे खराब हुई ये तो बता। हाँ, वाटर वाटर? क्या वाटर? पानी पानी हो गया तू? चल ठीक है। हाँ भाई उठो लास्ट। हाँ, FRSR में क्या पढ़ा है हमने लास्ट क्लास में? हाँ, मैं दोबारा पढ़ाना स्टार्ट किया था ना FRSR। अच्छा, क्लोरीनेशन के हो गया। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस और करने हैं। हाँ बताओ, FRSR कौन से कंपाउंड देते हैं? वो तू है क्या? हाँ बोलो। एल्कीन, एल्केन। अच्छा, इस ओवरऑल रिएक्शन में क्या होता है FRSR में? क्या क्या बोला, फिर से बोलना बेटा। हाँ। हम्म। इंटरमीडिएट कार्बन रेडिकल बनता है, इसलिए अपन को रेडिकल बनाना है, ठीक है। चलिए अब। हाँ, बेंजाइलिक हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन एलाइलिक हाइड्रोजन इन FRSR। समझ में आया? FRSR में बेंजाइलिक हाइड्रोजन मोर रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू एलाइलिक हाइड्रोजन। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? पूरा ऐसे करके तो बैठा नहीं सर, पूछ लो ये तो रट क्या है। नहीं, पढ़ क्या है? पक्का ना? ऐसा तो नहीं, मैं भी स्कूल में क्या करता था, नहीं पढ़ता था तो भी ऐसे करके रखता था, ताकि जो टीचर है वो मेरे से ना पूछे। और ऐसा हमेशा चलता था, एक बार फंस गया मैं। बहुत मारा सर ने। तब मैं पहले बार में कूट दूंगा, ध्यान रखना। हाँ, नहीं पढ़ा, अब बताओ। लास्ट क्लास नहीं है? ठीक है बैठिए, अभी बैठिए आप। कर रहा था, चलो कुछ पढ़ रहा था। वैसे क्या पढ़ रहा था? चल ठीक है। हाँ बेटा, तू? हम्म, एब्सेंट था। मतलब पूरा कॉन्फिडेंट है कि सर पूछ लो, अपने पास ऐसा आंसर है कि आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। चलो ठीक, कोई बात नहीं। कुछ पहले का पढ़ रहा है? अच्छे से बताओ थोड़ा, तो वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा था। हम्म। FRSR एलाइलिक हाइड्रोजन वाला भी रेजोनेंस में होता है, और बेंजाइलिक हाइड्रोजन का जो वही एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा। बेटर, वेरी गुड। अब बेटा बेटा, फ्लोरिनेशन पढ़ा है तुमने? फ्लोरिनेशन, आयोडीनेशन, इन दोनों में कुछ कुछ पॉइंट्स बताए थे मैंने शायद, है ना? आप बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं? नहीं कर सकते? पढ़ के आए थे कुछ थोड़ा बहुत? नहीं, पढ़ना चाहिए। हाँ पीछे पूछना है तेरे से कि नहीं? तू लास्ट क्लास में आया था? हाँ पीछे लास्ट, लास्ट लास्ट। फ्लोरिनेशन आयोडीनेशन के बारे में बताया था कुछ। बताइए। नहीं बता, बैठिए। तुम बताओ, क्या पूछा मैंने उससे? फ्लोरिनेशन एंड आयोडीनेशन में क्या क्या कुछ कुछ दिक्कत है? फ्लोरिनेशन N2 के प्रेजेंस में होता है। डार्क में भी बहुत ज्यादा एनर्जी देता है? अच्छा, बस तू ऐसा बता रहा है कि नीट में आएगा तो टिक करके आ जाएगा। सही बात है, डार्क वगैरह याद है तेरे को? डार्क में भी रिएक्शन इसलिए हो जाती है क्योंकि एक बार इनिशिएट कर गया तो बहुत एक्सोथर्मिक होता है। वो याद आया बेटा आप लोगों को? हाईली एक्सोथर्मिक होता है क्योंकि उसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है एज कंपेयर टू क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन एंड आयोडीनेशन।
आप आयोडीनेशन के बारे में कुछ अपना प्रकाश डालिए। किससे? ब्रोमिनेशन से, ठीक है, सही बात है। ऐसा क्यों होती है लेस रिएक्टिव? ये सही जा रहा है, ठीक है। रिएक्टिविटी की बात जब भी अपन बोले ना, आरडीएस को लेकर आए पकड़ के। किसको पकड़ के लाना है? आरडीएस को, है ना सर। आरडीएस स्टेप है ना, आई रेडिकल करता है और एच आई बनता है, ये ठीक है। आगे ऐसा क्यों? वीक होता है। क्या बात बोल रहे हैं तुम, बहुत सही बोल रहे हैं, बैठ जाओ तुम। ठीक है, तो आप लोग में से कितने बच्चे हैं थोड़ा बहुत पढ़ के आए थे? ईमानदारी से हाथ उठाएं, ईमानदारी से। ठीक है, और भी मेहनत करें, किसी दिन हाथ सबका उठे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और ऑनलाइन में सब लोग ऐसा जवाब दें कि यहाँ पढ़ के आए तो भी अच्छा लगेगा, है ना। चलिए, तो कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, लिखेंगे। कहाँ से दिख रहा है? चलिए ठीक, तो लिखेंगे फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ। सब लोग ऑनलाइन वाले भी लिखेंगे बेटा, हैंडआउट वगैरह नहीं मिलेगा, जो है यहीं पे है। यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट फ्रॉम गिवन कंपाउंड। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट फ्रॉम गिवन कंपाउंड। एक बच्चे ने इसमें मैसेज किया, सर थोड़ा बड़ा लिखो। अबे कहाँ कुछ लिखा है? ये क्या लिखा है, ये समझ में आ गया सबको? पढ़िए क्या लिखा हुआ है। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट फ्रॉम गिवन कंपाउंड। आई बात समझ में? तो कभी भी ऐसा लिखा हुआ है, समझ जाना है कि वहां पे कुछ सर लिखने के लिए स्पेस छोड़े। ये नहीं कि तुम भी अपने कॉपी में ऐसे बना कर आ गए, है ना। ब्रैकेट में लिखेंगे ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमर, ब्रैकेट में लिखेंगे ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमर। चलिए, समझाने वाला हूं मैं, तो अब लिखना बंद कर देंगे। प्रोपेन की बातें हो रही है, देख लो तो। प्रोपेन की बातें हो रही है, CH3 CH2 CH3 है ना। अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ लो पहले एक बार, पहले सब लोग। फाइंड आउट दी टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। एक मिनट, मोनोक्लोरो का मतलब क्या समझ में आया? एक क्लोरीन लगाना है, तो सिंपल सी बात है, एक हाइड्रोजन हटाएंगे। गिवन कंपाउंड एल्केन है बेटा, कौन है? एल्केन है, तो FR करने वाले हैं अपन, एक हाइड्रोजन हटा के एक क्लोरीन लगाने वाले हैं, और सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात करेंगे। कभी कभी एग्जाम में जो ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमर मैंने लिखा है, उसके जगह पे लिखेगा एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। बात एक ही है, क्या मैंने बोला? एक्सक्लूडिंग स्टीरियो, मतलब स्टीरियो को छोड़ के, तो स्ट्रक्चरली तो बचा बेटा। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं CH3 CH2 CH3 है ना। अब यहां से हाइड्रोजन हटाना है और क्लोरीन लगाना है। मान लो आप में से किसी दो बच्चों को मैंने उठाया, बोला बेटा जाओ फर्स्ट कार्बन से एक हाइड्रोजन हटाओ और एक क्लोरीन लगाओ फर्स्ट कार्बन से। तो एक बच्चा बोल रहा फर्स्ट कार्बन सर हम इसे मानेंगे, एक बच्चा बोल रहा फर्स्ट इसे मानेंगे। आप बताइए किसे फर्स्ट मानेंगे, लेफ्ट वाले को मानेंगे या राइट वाले को मानेंगे? किसी को भी मान सकते हैं। और ये बातें हमें आयु बताता है। कौन बताता है बेटा? IUPAC में। अगर मेन चेन इसको सेलेक्ट करें तो नंबरिंग लेफ्ट साइड से भी कर सकते हैं, और समझ में आ रही है बात बेटा? तो दोनों वो लड़ेंगे तो वो गलत है, दोनों के दोनों वही है। और अगर मैं बोलूं सेकंड कार्बन, तो आप बोल सकते हैं ये। तो कितने डिफरेंट टाइप्स के ऐसे हाइड्रोजन मिले जिसको हटाने के बाद क्लोरीन लगा सकते हैं? दो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए सब लोग? आंसर दो हो जाएगा। तो मोनोक्लोरो डेरिवेटिव का मतलब मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान सुनो। ये प्रोपेन था, एक हाइड्रोजन हटाया क्लोरीन लगाया, और दूसरा भी प्रोपेन था, एक हाइड्रोजन लगाया क्लोरीन लगाया। तो यही दो स्ट्रक्चर बन सकते हैं। अगर कोई बच्चा बोले कि सर यहां से भी तो हटा सकते हैं, तो यही तो बनेगा बेटा वो। अरे ओए, आ रहा समझ में? तो यहां पर अपने को एक हाइड्रोजन हटाना है और एक क्लोरीन लगाना है। अब ये क्वेश्चन हर बच्चा समझ सकता है, क्योंकि ये एक तरीके से ना रीजनिंग हो गया। अगर IUPAC नहीं भी पढ़े हो तो भी कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सिमेट्रिकल वाला कंडीशन लेके के दिमाग लगा सकते हो, है ना बेटा। तो यहां पर मैंने आपको बोला है मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, है ना। कल को मैंने बोला डाइक्लोरो, क्या मैंने बोला? तो डाइक्लोरो का मतलब
समझ में आ गई बात? अगर मान लीजिए मैंने आपसे पूछा मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट कितने बनेंगे प्रोपेन के, ध्यान से सुनो पहले। मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मतलब दो ही बनेंगे ना। मोनो सब्स्टिट्यूटेड मतलब क्या हुआ, एक हाइड्रोजन हटाइए किसी और को लगाइए, तो एक हाइड्रोजन हटाने के इसके दो तरीके हैं। अरे याद आया, कॉमन नेम में भी एन प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल पढ़ाया था, याद आया क्या? तो ये एन प्रोपाइल क्लोराइड है और ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है। क्लियर हो गया बेटा ये? तो अब इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, आप लोगों को ट्राई करना है। और देखो यहाँ पे कॉमन नेम यू लिख रहा हूं तो आपका एक तरीके से रिवीजन भी हो रहा है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है जब बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछते हैं ना तो टफ बनाने के लिए उसे कॉमन नेम में के फॉर्म में दे देते हैं। दो चार क्लास अभी स्लो पढ़ाने वाला हूँ, ठीक? मतलब स्लो का मतलब ये हुआ कि एक एक चीज तुमसे पूछ के हर चीज मैं बता रहा हूँ, धीरे धीरे पहले की चीजें भी बता के चल रहा हूँ। तब तक से एक हफ्ते के अंदर अपने आप को इस तरीके से तैयार कर लो कि क्लास में बैठ के समझ में आ जाए। अगर किसी भी बच्चे का GOC1 भी क्लियर है तो भी अभी समझ में आ जाएगा, है ना? चलिए जल्दी से लिखिए। उज्जवल बेटा दिख रहा है, सबको दिख रहा है ना? अभय प्रताप गलत बात बोल रहे हो, कोई भी कुछ भी ब्लर नहीं है ना? कुछ भी ब्लर नहीं है। थोड़ा बड़ा लिख दूंगा मैं नेक्स्ट टाइम से। हाँ, नाम लिख रखा है, पहले थर्ड नंबर पे आइसोपेंटेन है, फोर्थ नंबर पे नियोपेंटेन है। ऑर्गेनिक पढ़ते हो ना बेटा, ऐसा थोड़ी ना तुम्हारे लिए अनजान है, क्लियर कट दिख रहा है इसमें। आइसोपेंटेन नहीं है, वो आइसोब्यूटेन है। थोड़ा गलत कर दिया मैंने यहाँ पे, ये आइसोपेंटेन नहीं है, आइसोब्यूटेन है। फोर्थ नंबर पे नियोपेंटेन है, एक कार्बन से 4 CH3 जुड़े हुए हैं। आइसोब्यूटेन में CH से 3 CH3 जुड़े हुए हैं। फिफ्थ वाले में स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, और सिक्स्थ में भी दिख रहा होगा, और सेवंथ में भी दिख रहा होगा। दिमाग लगा रहे हो या सिर्फ नोट कर रहे हो तुम लोग? दिमाग भी लगाना है भाई। चलिए सब लोग अब ध्यान से इधर सोचेंगे, और मैं साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि एनसीईआरटी में इसी क्वेश्चन को किस तरीके से फ्रेम किया गया है और आपके नीट में कैसे आया हुआ है, इस पर थोड़ा ध्यान देंगे, है ना? यहाँ पर क्या है बोलो? एन का मतलब क्या होता है पता है क्या? नॉर्मल, मतलब उसमें ब्रांचिंग कहीं नहीं होगी। क्या नहीं होगी बेटा? ठीक है। अब यहाँ पर ब्यूटेन है, अब सब लोग आप सोचो एक हाइड्रोजन हटा के एक क्लोरीन लगाने का कितना तरीका। तो आप सबको दिख रहा होगा ये सिमेट्रिकल है। कैसा है बेटा? मतलब यहां से भी फर्स्ट हटाओ और यहां से भी फर्स्ट हटाओ, बात एक ही है बेटा। अच्छा, यहां से सेकंड करो, सेकंड यहां से करो, बात एक ही है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, 2। मतलब कि 2 ऐसे मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनेंगे। अगर मोनोक्लोरो प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें 2 बनेंगे, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। देखो तो बेटा समझ में आ गया सबको, ये दोनों स्ट्रक्चर क्लियर है। अब आते हैं थर्ड वाले का नाम है आइसोब्यूटेन। क्या नाम है बेटा, आइसोब्यूटेन। में आइसो का यूज कब करते हैं पता है सबको, जब सेकंड कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप होता है। सेकंड कार्बन पे क्या होता है, तो देखो ये आइसोब्यूटेन है। अब अगर देखो तो ये भी आपको सिमेट्रिकल दिखेगा, आप इधर से देखो, इधर से देखो, इधर से देखो, बात एक ही है, हाँ या ना बेटा। तो इसमें अगर मैं यहां से कार्बन से हाइड्रोजन हटाऊं, या यहां से एक हाइड्रोजन हटाऊं, या यहां से एक हाइड्रोजन हटाऊं, बात एक ही है ना बेटा। तो यहां से हाइड्रोजन हटा सकता हूं और एक यहां से हटा सकता हूं, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 2। तो इसका प्रोडक्ट अगर मैं बात करूं तो कुछ इस तरीके से बनेगा, एक क्लोरीन यहां लगा दो और एक यहां पे लगा दो, बात देखिए। अगर किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है सर यहां से हाइड्रोजन हटा के जो क्लोरीन लगाएंगे और यहां से हाइड्रोजन हटा के जो क्लोरीन लगाएंगे दोनों डिफरेंट होगा, तो वो गलत सोच रहा है। उसका आईयूपीएससी करके देख सकते हैं, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो आप लिखेंगे नहीं, है ना, समझेंगे इधर। क्लियर हो गया बेटा ये। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये है नियोपेंटेन। क्या नाम है इसका, फिर से बोलो, नियोपेंटेन है। जरा ध्यान से देखो, ये भी सिमेट्रिकल दिख रहा है क्या आप सबको, सिमेट्रिकल मतलब आप इधर से मेंशन करो, इधर से मेंशन करो, इधर से करो, इधर से करो, बात एक ही है ना बेटा। तो अगर मैं किसी बच्चे को बोलूं कि फर्स्ट कार्बन से एक हाइड्रोजन हटाओ, तो फर्स्ट कार्बन कौन सा होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, या ये होगा, कोई भी कर लो सर, बात एक ही है। आई बात समझ में। तो अगर मैं इसका आंसर बोलूं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, और इसमें एक हाइड्रोजन हटा के एक क्लोरीन लगाने का एक ही तरीका है। क्या समझ में आ गई बात सबको। अब देखो एनसीईआरटी की बात है, क्या आप सबको पता C5H12 एल्केन का होता है, C5H, अच्छा एल्केन का जनरल फॉर्मूला पता है, +2, तो C5 रखेंगे तो H12 हो जाएगा। तो एनसीईआरटी हेलोल्केन्स हेलोरिन्स क्लास 12 पार्ट 2 फर्स्ट चैप्टर है ना, हेलोल्केन्स हेलोरिन्स, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि C5H12 का वह कौन सा आइसोमर है जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट सिर्फ एक देता है। समझिए ध्यान से, पहले बताओ C5H12 के कितने आइसोमर होते हैं, 3, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। फिर से बोलो, क्या बोला, 3 होते हैं, ठीक। उसमें से पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा आइसोमर है जिसका मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट सिर्फ एक होता है। मोनो सब्स्टिट्यूटेड का मतलब एक हाइड्रोजन हटाइए, एक क्लोरीन लगाइए, तो वो प्रोडक्ट सिर्फ एक किसका होगा, नियोपेंटेन। अच्छा मान लो ऐसा मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे, ये ऑप्शन दिया है प्रोपेन, एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, नियोपेंटेन। अब इन्हीं में से मैं पूछ रहा हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन गिव ओनली वन मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। अरे क्वेश्चन समझ में आया, मोनो सब्स्टिट्यूटेड का मतलब एक हटाओ एक लगाओ और उसका एक ही बने, वो कौन है, नियोपेंट। अरे बात समझ में, बाकी सबके कितने बने हैं, 2। अरे क्लियर हो गया सबको, अरे कोई डाउट नहीं है। चलिए अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें दिमाग लगाना है अपने को। अगर आपने आईयूपीसी पढ़ी है तो बताइए मेन चेन क्या होगा, ओपन चेन या क्लोज चेन, क्या होगा, क्लोज चेन। अच्छा नंबरिंग यहीं से होगा क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट वहीं पे है, पता है आप लोगों को बेटा CH3, हाँ या ना। तो अगर मैं इसको 1 बोलूं तो यहां से 2 किधर होगा, क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, बोलो बेटा। मतलब यहां से एक हाइड्रोजन हटाओ या यहां से एक हाइड्रोजन हटाओ, बात एक ही है बेटा। यहां से हटाओ यहां से हटाओ, बात एक ही है। तो अभी तक कितने टाइप्स के हाइड्रोजन मिले हैं, 3। क्या यहां से भी हाइड्रोजन हटा सकते हैं, तो यहां हो गया 1 डैश, तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ, 4। क्या समझ में आ गई बात। तो यहां पर देखो, मैं अगर बनाना चाहूं तो इसको ऐसे बना सकता हूं कि यहां से एक हाइड्रोजन हटाया क्लोरीन, फिर यहां से एक हाइड्रोजन हटा सकते हैं क्लोरीन, फिर यहां से अगर बात करें तो यहां पे भी क्लोरीन लगा सकते हैं और एक क्लोरीन अपन यहां लगा सकते हैं। अगर कोई मान लो बच्चा पूछता है मेरे से कि सर यहां पे भी तो लगा सकते थे, तो बताओ इसमें से किसका सिमिलर होगा, लास्ट वाला। अरे आया समझ में। अगर कोई बच्चा बोला सर इधर वाले पे आपने नहीं लगाया, तो वो किसके सिमिलर होगा, क्या समझ में आ गई बात ये। तो अब ऐसे क्वेश्चन सब सॉल्व कर लोगे। तो बेंजीन के बारे में सोचो सब लोग, आप लोग तो सोचो ही, ऑनलाइन वाले भी सोच लो, थोड़ा जल्दी से सोचो भाई। बेंजीन वाले के आंसर कितने होंगे, 2 3 4 5, ऑप्शन है 2 3 4 5, कुछ बोलना नहीं है अभी, तो मैं हट जाऊं, दिख रहा इधर से थोड़े ना देखोगे। 2 3 4 5, तो क्या लिख रहा है बेटा, ट्राई कर रहा है क्या,
पेन से। फिर क्या कुछ गाने वाने लिख रहा है, कुछ लेटर? फिर इधर देख, और बिना पेन का यूज किए हुए दिमाग लगाओ यार। सोचने का टाइम दिया जाता है तो सोचो, और समझ में आएगा तो सोचने में भी मजा आएगा, भले गलत हो या सही हो। गलत हो गया तो सीख लेंगे, और सही हो गया तो कॉन्फिडेंस और हाई हो जाएगा। सोच लिया? और कुछ लोग सोचने की एक्टिंग भी कर रहे हैं। पहले तो हाथ यहाँ से हटा। देख, हाथ यहाँ से हटाएगा तो नहीं गिरेगा ऐसे, मैं बता रहा हूँ, नहीं तो नींद आ जाएगी धीरे धीरे। चलिए सोच लिया सबने? कितने बच्चों का आंसर ईमानदारी से बोलना 3 आया है? ईमानदारी से, झूठ झूठ नहीं। बहुत अच्छे, गलत है आप सबका। इसका आंसर होगा 1। अब 3 वाले में से कितने ऐसे बच्चे जिन ऑर्थोमेटा पैरा सोचा? जिनका 3 आंसर था ऑर्थोमेटा पैरा, कितने लोगों ने सोचा? हाँ। ऑर्थोमेटा पैरा कब यूज करते हैं ये समझ लीजिए, अगर बेंजीन पर कोई 2 ग्रुप लगे रहेंगे तब। जैसे मान लो ए और बी है, तो इन दोनों की पोजीशन कौन सी है? 1-2 पोजीशन है। कौन सी पोजीशन? बोलो। 1-2 पोजीशन को ऑर्थो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? और अगर इसी बी को मैं यहां पर लेके आ जाऊं तो ये क्या हो जाएगा? मेटा। क्या हो जाएगा बेटा? और अगर इसी बी को मैं यहां पर लेके आ जाऊं तो हो जाएगा पैरा। क्या हो जाएगा बेटा? तो अगर कोई बेंजीन पर 2 ग्रुप लगे रहते हैं तो हम ऑर्थो मेटा पैरा कहते हैं। अगर मैं क्वेश्चन ये बोल देता कि बेंजीन के डाइक्लोरो प्रोडक्ट, क्या मैंने बोला? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइक्लोरो? 2 हाइड्रोजन हटाइए, 2 क्लोरीन। और बेंजीन पे तो सब जगह एक ही हाइड्रोजन है, तो अब यहां पे ऑर्थो मेटा पैरा बन जाता, तो आंसर 3 आता। अब यहां से तुम एक हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगाओ, या यहां से लगाओ, या यहां से, या यहां से, या यहां से, कहीं से भी लगाओ, बात तो एक ही होगी। क्या सब समझ में आ गई बात ये? अरे बोलो भाई। अब आते हैं इसको, देखो जरा, ये कौन है? नाम किसी को पता है क्या? नेफ्थलीन। क्या नाम है बेटा? फिर से बोलो। सोचो। अब इसका तो आईयूपीएसी भी नहीं पढ़ाया है, तो इसका तरीका क्या है ये समझेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि इसमें देखेंगे सिमेट्रिकली दिख रहा है कि नहीं। जरा देखो तो, इधर वाला बेंजीन पकड़े या इधर वाला, बात एक ही है ना बेटा? अच्छा ईमानदारी से बताओ, कितने बच्चों को पता है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही हाइड्रोजन था? यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? अरे पता है ना? कितने हैं? नहीं है क्या? तो ये क्यों देख रहे थे? यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है एक भी, कार्बन के 4 बॉन्ड ऑलरेडी हैं। देखो, आजू बाजू काजू, याद आ रहा है बेटा? और एक डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन नहीं है, ध्यान रखना है ना, ये डबल बॉन्ड है। क्या है? डबल बॉन्ड। समझ में आ गई बात ये? तो इसके पास और इसके पास तो हाइड्रोजन ही नहीं है। चलिए इसको समझते हैं। तो लेफ्ट और राइट वाला पार्ट दोनों क्या हो गया? सेम हो गया, ठीक है। तो इसको मैंने बोल दिया भाई, तुमको देखने की जरूरत नहीं है, यहां पे लगाओ तो बात एक ही है, यहां लगाओ तो बात एक ही है। अरे हाँ या ना? किसी एक वाले पार्ट को देख लेंगे, पार्ट 1 को देख लेते हैं, पार्ट 2 को क्यों देखें? पार्ट 1 का मतलब वही हो गया, ठीक है बेटा। अब 1 में देखो तो उसमें भी सिमेट्रिसिटी है, देखो ध्यान से। अगर मैं 1 के इस पोजीशन की बात करूं तो बताना इसके जैसा और कौन सा पोजीशन इसमें छुपा हुआ है? बोलो बोलो बोलो। अरे बोलो। कि सर यहां से हाइड्रोजन हटाओ या यहां से हाइड्रोजन हटाओ, बात एक ही है या अलग अलग है? एक ही है। अब कुछ बच्चों को दिमाग खराब हो रहा होगा, ये ऐसे एक ही कैसे हो गया? तो देखिए, एक ही कैसे हुआ मैं बता देता हूं आपको, दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। क्या डिफरेंस है दोनों में, बताओ तो जरा। घुमा के उल्टा कर दो ना, ऐसा ऐसा घुमाओ, ऐसा बोलो इधर आ जाओ, देखो वही बन जाएगा। अरे हाँ या ना? अच्छा, यहाँ वाला से हटा के मैं यहाँ भी कर दूं तो भी सेम है बेटा। अरे समझ में आ रही है बात ये? तो ये दोनों, सब दोनों के दोनों सेम थे, ठीक। अब एक क्या हो जाएगा? एक ये वाला पोजीशन हो जाएगा। 2 इसको बोल दो या इसको बोल दो। अरे हाँ या ना? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? समझ में आ गया? जल्दी से नोट करो। हाँ बेटा, बोर्ड के सामने नहीं दिख रहा हूं तो समझ लो कि तुम्हें बोर्ड पे, मतलब तुम्हारा मैसेज में देख रहा हूँ, ऑनलाइन वाले बच्चों। चलिए, छाप लिया सबने? बहुत धीरे धीरे लिखते हो भाई तुम लोग। 1 मिनट भी नहीं हुआ, तो तुम क्या चाहते हो? 1 घंटा दूं मैं? चलो जादू दिखाता हूँ तुम लोग को। दिखाऊं जादू? देखना, तुरंत व्हाइट हो जाएगा पूरा। तो तुम क्या सोच रहे थे कि एक हाथ से हटा के अंडा निकाल दो इधर से और मुर्गी निकाल दो? बहुत दिमाग लगा रहे हो।
लास्ट वाले का आंसर 2 है, सिक्स्थ वाले का आंसर 1 है। मॉड्यूल बंद कर ले भाई, उससे सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कोई डाउट बोलना, फिर से बता दूंगा, बोल। इसमें तो आंसर 1 आएगा, बैठ जा। इसमें तो सिर्फ एक यहां से हटा दो या यहां से एक ही हाइड्रोजन हटाना है ना, कहीं से भी हटाओगे उसका नाम क्लोरोबेंजीन ही रहेगा। लेकिन अगर यहां पे देखा जाए तो ये इसके बगल में है, ठीक, और इसके बगल में ये पोजीशन है, तो 2 पोजीशन मिल रही है अपने को, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। समझ में आ गया? नींद आ रही है बेटा? नहीं? तकिया वगैरह ला दो। और ये आज का इसका लास्ट क्वेश्चन है। बस आपको क्या समझना है, मोनोक्लोरो का मतलब समझ में आना चाहिए, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट का मतलब समझ में आना चाहिए, ताकि इसी से क्वेश्चन फ्रेम करके आपके सामने दिया जा सकता है। ये वाला छाप लिया कैसे मेरे को, तो ये मिटा दो धीरे धीरे ऐसे। संडे को यूटिलाइज किया अच्छे से बेटा? अरे हाँ या ना, बोलो भाई। नहीं किया? कितने बच्चों ने किया संडे को यूटिलाइज अच्छे से? बाकी सब घूमे, कोटा भ्रमण किया, सोया? नहीं, बहुत अच्छा बेटा, ये सो के अपने जो एनर्जी सेव करते हो ना, बहुत सही है। 7 घंटे से ज्यादा सोना नहीं है, और 6 घंटे से कम भी नहीं सोना है, दिमाग में रखेंगे। 7 घंटे से ज्यादा सोने से आपको पता है कि आपके पास टाइम नहीं बचेगा, और 6 घंटे से कम सोओगे तो फिर क्लास में पढ़ नहीं पाओगे, यहाँ पे आके सोओगे। ठीक है, तो हेल्थ को सही रखना है तो 6 से 7 घंटे तक अपने को सोना चाहिए, जरूरी है भाई सोना भी। हर कोई मेरे साथ थोड़े ना होता कि 2 घंटे भी सो के आके पढ़ा दे क्या? अरे तारीफ कर। कितने कार्बन दिख रहे हैं? तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? 1 2 3 4, 4 बना लिया बेटा हम लोगों ने। फिर क्या 2 पर क्या बोला है? मिथाइल C2H5 को बोलते हैं या CH3 को बोलते हैं? CH3 को बोलते हैं, तो एक यहाँ पर CH3 लगा देंगे हम लोग, हाँ या ना? बस हो गया। बाकी जिसके जितने हाइड्रोजन चाहिए बेटा, इसको चाहिए 3 हाइड्रोजन, इसको चाहिए 2, इसको चाहिए 1, इसको चाहिए 3। ये जादू नहीं किया, कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, पता है ना अपने को। अब उसके बाद क्या करना है? एक हाइड्रोजन हटा के क्या लगाना है? क्लोरीन, है ना बेटा? यही करना है ना। तो अब क्या करे भाई, इसका अभी मेन चेन का सिलेक्शन करना पड़ेगा। अगर बताओ इस बार कोई बच्चा बोले फर्स्ट इसको भी मान सकते हैं और फर्स्ट इसको भी मान सकते हैं, तो बताओ किस बच्चे को लपट लगना चाहिए, लेफ्ट वाले को या राइट वाले को? समझ में आ रही है बात बेटा? मतलब ये फर्स्ट अब नहीं हो सकता आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग। फर्स्ट या तो ये हो सकता है, या तो कि दोनों सिमेट्रिकल है, पता है बेटा आप लोगों को? क्यों मेन चेन में 4 कार्बन है, तो आप इधर भी जा सकते थे और इधर भी जा सकते थे। क्लियर हो रहा है बेटा? तो मतलब कि एक हाइड्रोजन यहां से हटा सकते हैं, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से। देखो तो सही है। अरे हाँ या ना? अगर किसी बच्चे को लग रहा है सर यहां से हाइड्रोजन हटाओ या यहां से हाइड्रोजन लगाओ, बात तो एक ही है, बात एक नहीं है, अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। क्योंकि आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग फर्स्ट ये है, तो ये पहला ये कार्बन हो गया, चौथा ये। अच्छा, यहां पे भी मैं 1 लिख दूं तो कोई गलत हो जाएगा क्या? सिमेट्रिकल कंडीशन है। कैसी कंडीशन है बेटा? तो अब बताओ जरा मेरे को, इसके आंसर कितने हो गए? 4। तो देखो मोनोक्लोरो में फास्ट बनाने का यही टेक्निक है, नहीं तो तुम स्ट्रक्चर बनाते बनाते पूरे केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक करते करते नीट का टाइम खत्म कर लोगे। अरे आई बात समझ में? और अगर एग्जाम में आ गया तुम्हारे बोर्ड में 12th में, तो ये नहीं कि इसमें भी 4 मार्क आ जाना, उसमें बना के दिखाना बकायदा कि देखो एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाया, एक यहाँ से हटाया, जैसा मैं बना के दिखाने वाला हूँ। जल्दी से ट्राई करो, लिखो उसको जल्दी से। देखो बोर्ड में क्या है, मार्क्स अच्छे से मिल जाते हैं, पता है ना, स्टेप बाय स्टेप मिलते हैं, बताया था ना मेरे को। अरे हाँ या ना? जैसे मान लो फिजिक्स में आपके कोई क्वेश्चन आया, तो आप पहले लिखोगे गिवन क्या है, अरे थ्योरी प्रूफ करने के लिए गया, फिर लिखोगे टू प्रूफ, फिर लिखोगे प्रूफ, और उसमें भी कुछ कुछ लिख के आओगे, तो स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है।
ठीक उसी तरीके से इसमें स्टेप बाय स्टेप मार्किंग कम भी होती है। जैसे अगर आपने डायरेक्ट आंसर 4 लिख दिया ना और क्वेश्चन 1 मार्क्स का है तो आधे नंबर काट भी देंगे वो लोग, क्योंकि आपने स्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाया। तो दोनों जगह लफड़ा है, ये बस ध्यान रखेंगे। और वैसे भी अब तो एमसीक्यू भी हो चुका है नहीं, कुछ बच्चे बता रहे थे, तो उसमें चीटिंग भी बहुत अच्छे से हो जाती है नहीं। देखो यस सर कितना जोर से बोला, उसी के भरोसे बैठा हुआ है ये। पढ़ लिख ले भाई। चार इसके बन सकते थे, मैंने बता दिए। आंसर हो जाएगा 4, लेकिन कब? चलिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करके एक क्वेश्चन और फ्रेम करते हैं। देखो ध्यान से सब लोग, अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन इसका कर रहे थे उसमें ये था कि टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, और ब्रैकेट में क्या लिखा था? स्ट्रक्चरल। कभी कभी ओनली स्ट्रक्चर ये भी सकता है एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। क्या मैंने बोला? बात एक ही है ना बेटा। लेकिन अगर स्टीरियो आइसोमर आ जाता है तो क्या दिक्कत है? स्टीरियो आइसोमर आते ही हमारे सामने बातें किसकी किसकी होने लगेगी? जीआई की और ओआई की। किसकी आई की? जीआई और ओआई, दो बातें होने लगेंगी। ओआई को कायरल कार्बन से चेक करते हैं। किससे चेक करते हैं? अगर किसी मॉलिक्यूल में एक कायरल कार्बन है तो उसके कितने फॉर्म होते हैं? 2। याद आ रहा है बेटा? और अगर कोई डबल बॉन्ड जीआई शो करता है तो उससे भी कितने फॉर्म होते हैं? 2। सिस और ट्रांस। याद आ रहा है? अरे हाँ या ना? तो अगर मुझे इसमें पूछ लिया कि टोटल बताइए, टोटल, तो अपने को कायरल सेंटर काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड तो दिख नहीं रहा। पहले में ध्यान से देखो कायरल कार्बन कितना दिख रहा है। ये मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं, इसमें उंगलियों पे ना जाए। ध्यान से देखो, एक मिनट, कायरल कार्बन पता है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए और 4 डिफरेंट वैलेंसी होनी चाहिए। क्या क्या मैंने बोला, फिर से बोलिए। sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड 4 डिफरेंट वैलेंसी। क्या ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है? हाँ, लेकिन ये 4 डिफरेंट वैलेंसी नहीं, क्योंकि 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 है और इस कार्बन पे 2 मिथाइल हो गए। तो क्या यहां पर कायरल कार्बन है या नहीं है? नहीं है, तो मतलब इसका एक ही फॉर्म होगा। ये जो फॉर्म है यही रहेगा और दूसरा फॉर्म नहीं रहेगा। अरे आई बात समझ में? नीचे वाले में देखिए कायरल कार्बन है। अरे बोलो भाई, कायरल कार्बन है क्या? ये वाला कार्बन कायरल कार्बन है। कैसे? एक कौन है? क्लोरीन। और दूसरा कौन है? तीसरा। और तीसरा चौथा जो है आइसोप्रोपाइल। अरे हाँ या ना? और अगर इसमें कायरल कार्बन है तो इसके कितने फॉर्म बनेंगे? 2 फॉर्म। अरे समझ में आ गया? नीचे वाले में कायरल कार्बन चेक करो कितने दिख रहे हैं, बोलो। एक भी नहीं दिख रहा। ये कायरल कार्बन नहीं है बेटा, ये मिथाइल, आजकल इसको भी मिथाइल ही बोल रहे हैं। अरे आ रहा है समझ में? तो दोनों सेम हो गए और इधर तो कहीं है ही नहीं, तो इसका एक ही फॉर्म एग्जिस्ट करेगा। नीचे वाले में देखो, कहां दिख गया एक तरह को? ये तू है, मैंने इधर किया था। अच्छा थोड़ा सा इधर था। सैनिटाइजर लाओ भाई। चलिए तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये कायरल कार्बन है, ठीक है बेटा। और अगर ये कायरल कार्बन है तो इसके भी कितने फॉर्म बनेंगे? 2। अगर एग्जाम में पूछा गया स्ट्रक्चरल आइसोमर, क्या हो जाएगा? बोलो। और अगर पूछा गया टोटल तो कितने हो गए? 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 1 = 6। तो क्वेश्चन में देखो क्या पूछा जा सकता है, पढ़ो क्या लिखा है। मोनो। अगर सिर्फ ऐसा भी लिख दिया तो आंसर 6। अगर ब्रैकेट में लिख दिया इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर तो भी आंसर 6 हो जाएगा, ठीक है बेटा। ऑप्टिकली एक्टिव कितने होंगे?
2 + 2 कितने हो जाएंगे? 4। अरे आया, सबको समझ में आ गया? झूठ बोल रहे हो, मजाक कर रहे हो? अरे समझ में आया? बस लिख लो जल्दी से। तो यहाँ पर हेलोजिनेशन कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते थे मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे इससे बड़ा नहीं लिख सकता बेटा, ऑनलाइन वालों बच्चों। इतना बड़ा लिख दिया मैंने, वेपर फेज नाइट्रेशन दिख रहा होगा अच्छे से। इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। अगर दिख नहीं रहा तो बोल भी तो रहा हूं। अबे पिक्चर नहीं आया है। अबे पिक्चर नहीं आया है। चलो देखो, वेपर फेज नाइट्रेशन 2 मिथाइल ब्यूटेन है। अगर तेरे को ये नहीं दिख रहा है ऑनलाइन वाले बच्चे, तो बेटा आईयूपी से सीख रखा है ना, खुद से भी तो कर सकता है। सेकंड में लिखा है वेपर फेज नाइट्रेशन। चलो जल्दी से लिखो जो मैं लिख रहा हूं। सब दोबारा बता दूंगा। टीएमपी क्या है, तुम लोग को समझ में आ रहा है टीएमपी का मतलब क्या हो सकता है? ऐसे कैसे चलेगा?
बच्चे को सिलेक्शन भी लेना है, पढ़ना भी नहीं है। हाँ, केतन गोयल बोल रहा टीएमपी का मतलब टेम्पो। बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो बेटा तुम। गलत नहीं है, सही है। चलिए, लिख लिया सबने? चलो सब लोग समझो। बेटा जो भी लिखा है मैं बोल दूंगा, तो ऑनलाइन वाले टेंशन मत लिया करो, लिखते रहो। जहां नहीं समझ में आता छोड़ दो, मैं बोलूंगा तो हो जाएगा, ठीक है? चलिए सब लोग ध्यान से देखिए। वेपर फेज नाइट्रेशन लिखा है। क्या लिखा है? वेपर फेज नाइट्रेशन। अच्छा, एल्केन का हेलोजिनेशन का मतलब हमने क्या समझा? हाइड्रोजन हटाओ, हेलोजन लगाओ, यही समझा ना हमने? तो सोचो नाइट्रेशन का मतलब क्या होगा? हाइड्रोजन हटाएंगे और NO2 लगाएंगे। हाइड्रोजन हटाएंगे और क्या लगाएंगे? NO2। देखो NO2 बड़ा खतरनाक है बेटा। ये क्यों खतरनाक है, सब लोग ध्यान सुनो। अगर NO2 की बात करें तो ये NO2 जो होता है, ये दो तरीके से दिख सकता है। देखो ये हुआ NO2, मतलब अगर कोई कार्बन नाइट्रोजन से जुड़ा है तो इसे हम नाइट्रो एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो क्या बोलेंगे? और अगर यही R के साथ ऑक्सीजन देन नाइट्रोजन और डबल बॉन्ड O आ गया तो इसे हम नाइट्राइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? ध्यान रखना, ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक उसी के जैसा, जैसे R के साथ C और N आ गया तो इसे साइनाइड पढ़ते हैं, और R के साथ N और C आ गया तो, आया समझ में? बहुत लोचा वाला चीज है, और बोर्ड में बहुत अच्छा क्वेश्चन इससे फ्रेम होता है, हेलोल्किन हेलोरिन से। तो साइनाइड, ये आइसोसाइनाइड, और ये है नाइट्रो, और ये है नाइट्राइट। मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो जाते हैं। क्या होते हैं? फंक्शनल, क्योंकि दोनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। इसको क्या बोलते हैं? बोलो, और धीरे बोल लो। गधो बोलो जोर से भाई, लिखा हुआ है यार। और ये क्या है? नाइट्राइट। आई बात समझ में? इसको क्या बोलेंगे? यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, साइनाइड, और ये क्या लिखा हुआ है? आइसोसाइनाइड। अरे बेटा कुछ लिखा नहीं हुआ है, ठीक है, देख ले, कुछ नहीं दिख रहा है। चलो, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं रूम। अच्छा, HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है बेटा? अरे हाँ या ना? एसिड क्या रिलीज करता है? बोलो, H+ रिलीज करता है, तो आयन हो गया ना वो। अरे आयन हो गया ना। और हमने पढ़ा था एल्केन नॉन पोलर होता है। क्या होता है बेटा? नॉन पोलर। तो नॉन पोलर के साथ आयन इंटरेक्ट करेगा क्या? नहीं। रिएक्शन होगी क्या? नहीं। तो इसलिए इस रिएक्शन को हाई टेम्परेचर प्रेशर पे करते हैं, मतलब इसके वेपर फेज पे करते हैं, ठीक है? तो वेपर फेज पे हमें पता है कि हाई टेम्परेचर पे बॉन्ड कैसा टूटेगा, होमोलेटिक कि हेट्रोलेटिक? हाई टेम्परेचर पे होमोलेटिक। कौन सा बेटा? होमोलेटिक में क्या बनता है? आयंस बनते हैं या फ्री रेडिकल बनते हैं? तो यहां पर ये बॉन्ड टूट के यहां से RH बॉन्ड यहां से टूटेगा, और फाइनली NO2 आएगा। HNO3 का स्ट्रक्चर ये होता है, OH है, सिंगल बॉन्ड NO2, ये बॉन्ड यहां से टूटता है, NO2 यहां पे जाकर हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, और नाइट्रो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। तो अगर आपसे कभी बोले कि जो एल्केन का जो नाइट्रेशन है, क्या वो रूम टेम्परेचर पर पॉसिबल है? क्या पॉसिबल है? क्यों? क्योंकि वो एसिड है, एसिड H+ देता है, साथ ही साथ कॉन्जुगेट बेस देगा, आयंस बनेंगे, आयंस एल्केन के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे। अरे समझ में आ रहा है? हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होमोलाइटिक होगी, तब जाकर ये पॉसिबल होगा और नाइट्रो एल्केन का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है? अब यहां पर देखो क्या वही पॉइंट लिखा है। फर्स्ट पॉइंट में लिखा है कि एट रूम टेम्परेचर नाइट्रेशन ऑफ एल्केन नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल, ये बता दिया। सेकंड बात ये है कि, अच्छा एक बात बताओ, ये नीचे वाले क्वेश्चन को देखना, सब लोग नीचे वाले क्वेश्चन को देखना। ये प्रोपेन है बेटा? अरे हाँ या ना? अगर तुम इसका कुछ हेलोजिनेशन करोगे, क्या करोगे? फिर से बोलो। तो बताओ कौन से हाइड्रोजन को हटाओगे, पहले वाले को या दूसरे वाले को? दूसरे वाले को क्यों हटाओगे? क्योंकि दूसरे वाले हाइड्रोजन को हटाने के बाद जो कार्बन फ्री रेडिकल बनेगा वो स्टेबल बनेगा। अरे यही बोलोगे ना भाई? तो आप अगर नाइट्रेशन कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तो आप सोचो NO2 कहां लेकर आना चाहते हो, पहले वाले कार्बन पे या दूसरे वाले पे? दूसरे वाले पे, ठीक है। तो यहां पर देखो मैं क्या लिख रहा हूं, CH3CH, यहां पर NO2, और क्या समझ में आ गई बात? ये क्या साथ में ये भी बन सकता है क्या? थोड़ा बहुत देखना तो जरा, CH3CH2CH2NO2, देखो तो ये भी बन सकता है कि नहीं बन सकता है? अरे ये बन सकता है ना। लेकिन मेजर कौन बनेगा इन दोनों में, पहला या दूसरा?
पहला, ठीक है, ये बन गया। लेकिन ये मेजर लिखा है बेटा, ध्यान रखना, ये मेजर है ना। अब ये बनाना चाहते थे, थोड़ा बहुत ये भी बनेगा ही बनेगा, 1 डिग्री वाला भी हाइड्रोजन टूटेगा ही टूटेगा। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, ये टेम्परेचर क्या लिया है हम लोगों ने, 450। क्यों लिया, ये समझ में आ रहा था। तो इस टेम्परेचर पर जब हम नाइट्रेशन करते हैं तो देखा गया है कि कार्बन हाइड्रोजन तो बॉन्ड टूट ही रहा था, साथ ही कार्बन कार्बन भी बॉन्ड टूट जा रहा है। कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, अच्छा कार्बन कार्बन, मान लो मैंने बॉन्ड ब्रेक किया तो यहां से मान लो ब्रेक कर दिया, ये यहां से ब्रेक, तो बात एक ही है। तो ये अलग होके क्या बनेगा, मिथाइल बन जाएगा। अरे बोलो यार, और उधर वाला क्या बन जाएगा, इथाइल। तो देखा यह गया है कि जब इसका नाइट्रेशन किया जाए तो नाइट्रो के साथ CH3 भी जुड़ गया और CH3CH2 और NO2 भी बन गया। मतलब तुम्हारा मेन काम क्या था, ये वाला बने, देखो यही तुम चाहते थे ना बेटा, लेकिन साथ में तुम्हें और भी कुछ कंपाउंड्स मिल गए। तो बताओ क्या इससे नाइट्रेशन करना, एल्केन से नाइट्रो एल्केन बनाना, ये सही मेथड है या सही मेथड नहीं है। सही मेथड क्यों नहीं है, क्योंकि तुम्हारा फोकस इस पे था, लेकिन तुम्हारा बहुत सारा प्रोपेन बर्बाद होके ये और ये भी बन रहा है, हाँ या ना बेटा। अरे समझ में आ रही बात ये। तो नाइट्रेशन में एक दिक्कत आती है। तो अभी तक हमने दो रिएक्शन पढ़ा, हेलोजिनेशन और नाइट्रेशन। हेलोजिनेशन में फ्लोरिनेशन में दिक्कत आई थी, अरे आई थी, हाईली एक्सोथर्मिक थी। और आयोडीनेशन में भी दिक्कत थी। क्या दिक्कत थी बताओ, ये रिड्यूसिंग एजेंट बन जा रहा था, अरे हाँ या ना। नाइट्रेशन में दिक्कत क्या आ रही है कि हाई टेम्परेचर पे करने के कारण कार्बन कार्बन बॉन्ड भी, ठीक है। अब यहां पर सेकंड पॉइंट में वही लिखा है, पढ़ो सब लोग। ड्यूरिंग नाइट्रेशन ऑफ एल्केन मिक्सचर ऑफ नाइट्रो एल्केन फॉर्म। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड विल फॉर्म एट अ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्पो एंड, इसका क्या होगा छोड़ो, लिखो। ये मेजर है बेटा, है ना, ध्यान रखना। चलो लिख लिया सबने, इधर वाला पार्ट, इधर वाला मिटा दूं। सल्फोनेशन, तो समझ में आ गया होगा, जैसे नाम लिखा मैंने। क्या करेंगे एल्केन के सल्फोनेशन में, H हटा के SO3 लगाएंगे।
लिख सकते हो इधर भी। पीछे दिख रहा भाई? H2S2O7 ओलियम को कहते हैं। सोमली पूछ रहा है या पूछ रही है कि वेपर फेज नाइट्रेशन क्यों बोल रहे हैं, सिर्फ नाइट्रेशन क्यों नहीं बोले, क्यों बोले वेपर फेज? हाई टेम्परेचर पे अभी बताया ना, हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रही है बताया ना। गंगाधर बोल रहा है कि ऑफलाइन में सही पढ़ाते हो, बेइज्जती कर रहे हो बेटा। चलिए तो ये मिटा दूं मैं। मेरे से पूछ सकते। अच्छा सब लिख के बैठे हुए हो, गजब यार। लग रहा सिलेक्शन लेके रहोगे इस बार। जादू दिखा दूंगा नहीं तो, है ना। चलो देखो सब लोग, नाइट्रेशन की बात हो गई, अब आते हैं सल्फोनेशन में, है ना। रुक जा थोड़ा देर। सल्फोनेशन में एक तरीके से देखो तो सल्फोनिक एसिड बन रहा है, क्या बन रहा है? अगर आप में से किसी बच्चे ने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ा है, कौन सी रिएक्शन? उसमें ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, रिएजेंट की रिएक्शन SO3 के साथ कराई थी। किसके साथ कराई थी? जिसमें सल्फोनिक एसिड बनता था, क्या बनता था? सल्फोनिक। याद आ रहा है आप लोगों को? एल उसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट SO3 पे अटैक करता था, आर, और फिर यही बनता था सल्फोनिक एसिड। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी बना सकते हैं, यहां से भी बना सकते हैं। ठीक। इसमें हम लोग H2SO4 को फ्यूम्स में लेते हैं, जिसमें SO3 भी मिला रहता है। क्या मिला रहता है? SO3। या तो ओलियम ले लो, क्या ले लो बेटा? ओलियम का फॉर्मूला क्या है? H2S2O7। तो इसमें RH बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होने के बाद यहां पर अपने को SO3H दिखता है। क्या दिखता है बेटा? SO3H। ठीक। बट इस रिएक्शन में एक दिक्कत है कि इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, सल्फोनिक एसिड जब ब्रेक होता है। अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड को लिखूं तो आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, देखो SO3H, तो ये बॉन्ड कुछ इस तरीके से टूटता है, ठीक है बेटा। तो यहां पर देखा गया है कि एल्केन के जब सल्फोनेशन करते हैं हम लोग, तो उसमें हाइयर एल्केन ये रिएक्शन शो करते हैं। हाइयर मतलब कार्बन 5 या 5 से ज्यादा होने चाहिए। क्या मैंने बोला, समझ में आया? कार्बन की संख्या क्या होनी चाहिए? 5 या 5 से ज्यादा, या उसमें 3 डिग्री हाइड्रोजन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 3। मिला जुला के रेडिकल स्टेबल बनना चाहिए। कैसा बनना चाहिए बेटा? स्टेबल रेडिकल। तो आप खुद सोचो, इसमें 4 कार्बन है, ये रिएक्शन दे सकता है क्या? इसमें कार्बन कितने हैं? बोलो, बोलो भाई। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कौन सा है? 3 डिग्री, जिसके कारण ये रिएक्शन शो कर सकता है, अदरवाइज ये रिएक्शन शो नहीं कर पाता। तो इसका प्रोडक्ट में क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ पर CH3, और यहाँ लगा देंगे SO3H। तो कल को ऐसा क्वेश्चन आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन डू नॉट गिव सल्फोनेशन, और उसमें मीथेन एक ऑप्शन है, तो क्या वो रिएक्शन देगा? मीथेन रिएक्शन नहीं देगा, आंसर वही हो जाएगा। क्वेश्चन में ये लिखा था ना, डू नॉट गिव सल्फोनेशन। अरे आई बात समझ में? लिख लीजिए जल्दी से।
लिख लो इसको। एल्केन कंप्लीट हो गया यहाँ पे। तो आपको एक तरीके से ओवरऑल मैंने हर एक ही जगह सब कुछ लिख दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोरोसल्फोनेशन रीड रिएक्शन। सल्फोनिल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है और ये एल्केन के सारे रिएक्शन जो अब तक हमने पढ़े हैं, यही है एफआरएसआर की बात। अभय प्रताप बता तो दिया मैंने लेफ्ट में क्या लिखा है मैंने, और थोड़ी देर पहले ही तो बताया मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि ओनली हाइयर एल्केन कार्बन ग्रेटर देन 5 3 डिग्री हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्केन कैन गिव दिस रिएक्शन। एक एक चीज तो पढ़ रहा हूँ बेटा। ये फ्यूमिंग है, फ्यूमिंग H2SO4। ऊपर है क्लोरोसल्फोनेशन। हाँ क्या पूछ रहा था इधर? एच न्यू, यूवी, कुछ भी लिख दो, एक कंडीशन सिर्फ दिखा दिया मैंने। अरे भाई साहब, कौन सा? नहीं, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है ना, रीड रिएक्शन है। हाँ ये रीड है, रिडक्शन नहीं है भाई। नाम है, नेम्ड रिएक्शन जैसे होते हैं ना उस तरीके से। किसका? देखो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, थोड़ी देर रुक जाओ। अरे भाई ये जो पॉइंट लिखे, देखो सब लोग सुनो पहले, ये जो लिखा है तुम्हारा शॉर्ट नोट्स हो गया एक तरीके से, है ना? ये समझ में आई बात? अब आप यहाँ पे अगर जगह थोड़ा सा लिखोगे ना, एक पेज बना के लिखोगे, तो आप यहीं पे सारे पॉइंट ऐड कर सकते हो कि हेलोजिनेशन में, फ्लोरिनेशन में दिक्कत होती है, आयोडिनेशन में दिक्कत होती है, नाइट्रेशन में क्या दिक्कत होती है ये आपको पता होना चाहिए, सल्फोनेशन में क्या दिक्कत होती है ये पता होना चाहिए, और ये तो रटने वाला है, थोड़ा देर में पहले बता रहा हूँ। ठीक, तो आपको एक जगह मैंने लिखा है। हाँ कुछ बच्चे सोच रहे हैं इधर जगह क्यों छोड़ी है, ऑनलाइन वाले पूछ रहे हो, आप भी सोच रहे होंगे। बेटा ऐसा जगह छोड़ा है उसका कोई मतलब नहीं है। अगर कुछ लिखा हो रहा होगा ना, अगर मान लो मुझे कुछ लिखना होगा, तो मैं ऐसे करके जगह छोड़ूंगा, तो इसका मतलब है कि उतने लाइन आपको छोड़ने हैं। अरे यार ये बात समझ में, तो खुद से दिमाग ना लगाएं आप लोग। चलिए देखिए सब लोग, क्लोरोसल्फोनेशन रीड रिएक्शन इसका नाम है, नेम्ड रिएक्शन है, नीड रिएक्शन है, और आपको याद करना है, इसका कोई मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है, आपको याद ही रखना है कि रीड रिएक्शन में सल्फोनिल क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? और यहाँ पर फ्री रेडिकल के लिए एच न्यू लगा सकते हैं अपन, है ना, कि किसी तरीके से अपने इसको हीट दिए तो SO2 Cl2 मिलकर रिएक्शन करते हैं, और इसका एक Cl, इसका H यहाँ से टूटता है और HCl बन जाता है। ये आपको याद रखना है। तो आप बगल में इसको लिख सकते हैं MTR। MTR का मतलब ये हो जाएगा कि मुझे तो रटो, ठीक है, या रटना है, मतलब MTR कुछ ऐसे टॉपिक है जिसको आपको याद रख लेना है। चलिए अब सब लोग ध्यान से देखिए, सब लोग देखो अभी तक क्या क्या पढ़ा। ये सारी चीजें लिख रखी है। पहला, हेलोजन के साथ एच न्यू या कुछ भी दे सकता है, ध्यान रखना, जिसके थ्रू X2 को तोड़ा जा सके। कोई भी फ्री रेडिकल रिएक्शन कितने स्टेप में होती है? बोलो भाई। 3 स्टेप याद है? 3 स्टेप में होते हैं, चेन इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन। याद आ रहा है बेटा? इनिशिएशन में क्या होता है, हेलोजन को तोड़ते हैं, क्या करते हैं? तो तोड़ने के लिए किसी भी तरीके से एनर्जी दिखाई जाती है। नाइट्रेशन हाई टेम्परेचर पे करते हैं, इसीलिए इसे हम वेपर फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? और यहाँ पे फ्यूम्स के फॉर्म में H2SO4 को लेते हैं और रिएक्शन कराते हैं, जिसमें SO3 मिलता है, तो रिएक्टिविटी थोड़ी बढ़ जाती है। और यहाँ पे SO2Cl2 से हम लोग क्लोरोसल्फोनेशन, ब्रैकेट में यहाँ पे रीड रिएक्शन भी लिख सकते हैं आप, है ना? तो FR-SR का एल्केन का पार्ट क्लियर हुआ। एल्कीन का एक दो रिएक्शन है वो मैं बता देता हूँ। चलिए लिखिए जल्दी से। बोर्ड क्लियर नहीं हो रहा सही से, कपड़े से। कहाँ है कपड़ा?
नीचे रखा हुआ है। अच्छा लाए थे क्या वो? क्या छोड़ो, कल से बोल दूंगा उनको। नहीं तो मेरे को शर्ट खोलना पड़ेगा, नहीं फिर बोझ बोझ के पढ़ाऊंगा, देखो बेटा ऐसे पढ़ो। नहीं तो तुम लोग से खुलवा लूंगा। तुम लोग तो सलमान खान हो ही यहाँ पे। कौन कौन जिम जाता है आप में से? जिम वगैरह जाते हो आप में से? पता है सब मेरे को। कोई नहीं जाता? बहुत अच्छी बात है, देखो ध्यान से। हाँ तो यहाँ पे लिखेंगे, हेडिंग नोट करेंगे, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। एलाइलिक एंड बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। एलाइलिक एंड बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। आज जो भी पढ़ा रहा हूँ ध्यान रखना, एफआरएसआर कंप्लीट हो रहा है तो अगले दिन आपका भी कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट डे ईएसआर स्टार्ट करूंगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो होमवर्क में लिख लो क्या पढ़ के आना है नेक्स्ट क्लास में। होमवर्क में लिखो क्या पढ़ के आना है। इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल पढ़ाया था मैंने जीओसी 1 में। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, प्लस एम इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट, प्लस आई एंड माइनस आई, ये भी पढ़ के आएंगे। प्लस एम, प्लस एच, प्लस आई, माइनस एच, ये पढ़ के आएंगे। आप थोड़ा बहुत आइडिया लेके रखेंगे तो फिर ईएसआर आराम समझ में आ जाएगा। देखिए, एलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ने से पहले मैं आपको एलाइलिक कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में बता दूं। देखिए, लास्ट क्लास में बताया था क्या मैंने? देखिए, एलाइलिक हाइड्रोजन क्या होता है, एलाइलिक कार्बन क्या होता है। एलाइलिक एल्कीन में मिलता है और बेंजाइलिक हाइड्रोजन जो है वो बेंजाइल में मिलता है। ठीक। एलाइलिक कार्बन क्या होता है कि एल्कीन का नेक्स्ट कार्बन, ये कौन है बेटा, सी डबल बॉन्ड सी है ना बेटा। तो एल्कीन का जो नेक्स्ट sp3 कार्बन होता है, इसे हम बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। क्या बोलते हैं बेटा, बोलो, सब लोग बोलो एक बार फिर से। एलाइलिक कार्बन बोलोगे तो थोड़ी चीजें याद होगी, है ना। थोड़ा नया है क्योंकि कॉमन में पढ़े थे, मैं बताया था उस समय। ये एलाइलिक कार्बन है। उसी तरीके से बेंजीन का नेक्स्ट कार्बन जो होता है, जो sp3 है, इसे हम बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। क्या बोलते हैं बेटा, बेंजाइलिक कार्बन। तो इसमें जो हाइड्रोजन होगा उसे क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक हाइड्रोजन। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये दोनों एफआरएसआर देने लायक हैं, तो आप बोलोगे सर एफआरएसआर में इंटरमीडिएट कार्बन फ्री रेडिकल बनता है। क्या बनता है, बोलो भाई। और कार्बन फ्री रेडिकल में सीएच बॉन्ड तोड़ते हैं। कौन सा बॉन्ड तोड़ते हैं? तो सर अगर इसे एफआरएसआर देना है तो जब इस हाइड्रोजन को हटाएंगे तो यहां पे जो कार्बन फ्री रेडिकल बनेगा उससे स्टेबल होना चाहिए, और वो पाई बॉन्ड से रेजोनेंस कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा, सर रेजोनेंस। और अगर यहां पे चेक करें तो ये वाला हाइड्रोजन भी रेजोनेंस कर रहा है, हाँ या ना बेटा। तो ये दोनों हाइड्रोजन जो हैं एफआरएसआर दे सकते हैं। लेकिन एल्कीन की इससे पहले दो रिएक्शन कौन सी पढ़ी है आपने, ई ए आर एंड एफ आर ए आर। शायद मैंने आपको बोला था ई ए आर भी थोड़ा बहुत पढ़ के आने के लिए, बोला था क्या मैंने? नहीं बोला था, चलो ठीक है। और खुद से पढ़ना भी नहीं है ना, ध्यान रखना इस बात का। तो अगर एल्कीन दिखेगा, क्या दिखेगा बेटा अपने को, बोलो भाई। तो एल्कीन में सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन में पाई बॉन्ड टूटेगा। कौन सा बॉन्ड टूटेगा, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में भी पाई बॉन्ड टूटेगा, लेकिन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पाई बॉन्ड, नाम ही है सब्स्टिट्यूशन, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे। लेकिन कौन सा हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा एल्कीन में, एलाइलिक हाइड्रोजन, क्योंकि इससे बनने वाला फ्री रेडिकल स्टेबल होगा। रे ओए समझ में आ रहा है। उसी तरीके से ये हाइड्रोजन। तो चलिए लिखिए जल्दी से।
और थोड़ा एफर्ट वगैरह अच्छे से लगाओ भाई घर पे जाके, है ना, पढ़ाई लिखा करो। जो भी नहीं समझ में आता वो पूछो मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बट पढ़ना स्टार्ट करो, आज पढ़ना स्टार्ट करोगे, एक महीना बाद अपने आप आपको अच्छा लगेगा, फिर आपको लगेगा कि हाँ सिलेक्शन ले सकते हो। लेकिन अगर सोचोगे एक ही दिन पढ़ के सिलेक्शन के बारे में सोचने के लिए, जो अब तक नहीं पढ़ा है बच्चा उसको बोल रहा हूँ, ये पॉसिबल नहीं है। आप खुद सोचो, जो बच्चा 3-4 महीने से पढ़ रहा है उसका सिलेक्शन पहले होगा, या जो एक दिन में पढ़ना स्टार्ट किया है? जो हर दिन पढ़ता है उसी का सिलेक्शन होता है। हर दिन कुछ कुछ पढ़ते जाओ तो सारी चीजें आसान लगने लगेंगी। चलिए सब लोग ध्यान से देखिए, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन एंड बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएजेंट है एनबीएस। क्या नाम मैंने बताया? एनबीएस का पूरा नाम होता है एन ब्रोमोसक्साइनामाइड। क्या नाम होता है, फिर से बोलिए। तो एनसीएस का पूरा नाम क्या हो जाएगा? एन क्लोरोसक्सेनामाइड। आई बात समझ में? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन एंड बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। ठीक है बेटा। अब उसके बाद Br2 के साथ या तो हाई टेम्परेचर ले लो या तो HNU ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। गैसियस लिखा हुआ है, ब्रोमीन रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। क्या होता है बेटा? लिक्विड। अगर हाई टेम्परेचर करोगे तो फिर होमोलेटिक फिजन होगा, तो रिएक्शन फ्री रेडिकल की ओर मूव कर जाएगी। कैसे मूव करेगा बेटा? फ्री रेडिकल की ओर। तो ये है क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन के रिएजेंट हम क्या करते हैं। अब यहां पर आपके सामने एल्कीन है। आपके सामने जैसे ही एल्कीन दिखेगा, आपने आपने जैसे ही एल्कीन को देखा, आपके दिमाग में कौन कौन सी रिएक्शन आएगी? सबसे पहले क्या आएगी? EAR। उसके बाद क्या आएगी बेटा? FRAR। उसके बाद क्या आएगा बेटा? FRSR। क्या समझ में आ रही है बात बेटा? अब देखो, अब एनबीएस तो आपको एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए हो सकता है कभी कभी आपके सामने एचन्यू भी नीचे लिख दिया करे, है ना। तो यहाँ पे फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन का एक ही रिएक्शन था एल्कीन के साथ, याद है आपको? HBr के साथ पेरोक्साइड लेते हैं। क्या लेते हैं, फिर से बोलिए? HBr के साथ पेरोक्साइड। तो वो तो है नहीं। तो आपको क्लियर कट यहाँ पे 3 बातें आराम से छप जानी चाहिए। इसके लगभग 10 से 12 रिएक्शन मैंने पढ़ा रखे हैं, इसका एक ही रिएक्शन पढ़ रखा है, और एल्कीन का FRSR का भी एक ही रिएक्शन है। तो टोटल एल्कीन का पार्ट यहाँ पे कवर हो जाएगा अपना। तो यहाँ पर एनबीएस दिखा, तो आप बताइए एलाइलिक कार्बन ये आपको दिख रहा है यहाँ पे? अरे बोलो भाई, क्या करेंगे बताओ? उसके हाइड्रोजन को हटाएंगे और ब्रोमीन से रिप्लेस कर देंगे, और सेम इसमें भी वही बनेगा। क्योंकि देखो यहाँ पे Br2 के बगल में क्या लिखा है? हीट। तो रिएक्शन फ्री रेडिकल मूव करेगा। अरे ओए, समझ में आया? नहीं आया? क्लियर हुआ बेटा? और सेम क्वेश्चन में अगर मैं इस तरीके से कर दूं, ध्यान से देखना। अभी यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सब लोग ध्यान से देखना। अगर यहाँ मैंने एनबीएस दिखाया, तो आप मुझे बताइए कि फर्स्ट कार्बन वाला हाइड्रोजन जाएगा या सेकंड कार्बन वाला हाइड्रोजन जाएगा? बोलो बेटा। क्यों फर्स्ट वाला क्यों जाएगा? क्योंकि फर्स्ट कार्बन के हाइड्रोजन को हटाएंगे तो जो फ्री रेडिकल बनेगा वो रेजोनेंस में होगा। तो यहां पर भी अगर ब्रोमिनेशन होगा तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, एक हाइड्रोजन वहां से हटेगा और ब्रोमीन आके लग जाएगा। याद दिलाना, इसका थोड़ा सा पार्ट और बचा हुआ है जिसमें मैं इन तीनों को कंपैरिजन करके पढ़ा दूंगा, तो फिर अपना ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा और कल ESR स्टार्ट करेंगे। सेम NCS लगा देंगे बेटा। अब देखो तुम लोग क्या पूछ रहे हो बेटा, नीट 2022 जो है मई में होगा कि नहीं होगा? पढ़ लो आज बेटा, है ना। अभी पढ़ाई लिखा करो, फोकस दो करो इसी पे, है ना। हाँ, होमवर्क के फॉर्म में मैंने बता दिया, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पढ़ के आना है अपने को। और और क्या पढ़ना है? और मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव। हाँ, रोज ऐसे ही क्लास होगी बेटा। एनसीईआरटी में अभी कुछ नहीं, अभी इसको ध्यान रखो और बैक पोर्शन जो बोला वो पढ़ के। ठीक। तो सब लोगों ने लिख लिया, ऑनलाइन वालों ने?
क्लास को एंड कर रहा हूँ बेटा।